Hello students, welcome to all in your YouTube channel Current English. Today we will discuss about Emily Dickinson's biography and work. So without delay, let's start the video. एमिली डिकिंसन की आज हम बायोग्राफी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही डीप स्टडी करने के बाद आज आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ध्यान से समझने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए एमिली डिकिंसन की बर्थ की तो दिसंबर 10, 1830 को एमरेस्ट मैसाचुसेट्स यूएस में इनका बर्थ हुआ। और बात की जाए डेथ की तो मई 15, 1886 को एमरेस्ट मैसाचुसेट्स यूएस में ही इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ किडनी डिजीज़ की वजह से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक अमेरिकन पोइट थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 1775 पोएम्स लाइफ टाइम में लिखी इन्होंने। हर फादर एडवर्ड डिकिंसन वॉज अ लॉयर। इनके पिताजी जो एडवर्ड डिकिंसन है वो एक लॉयर थे एंड अ ट्रस्टी ऑफ एमरेस्ट कॉलेज, और एमरेस्ट कॉलेज में ट्रस्टी थे। और ये एमरेस्ट कॉलेज इनके ग्रैंडफादर ने 4-5 लोगों के साथ स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हर मदर नॉरक्रॉस, इनकी मदर नॉरक्रॉस थी और ब्रदर विलियम ऑस्टिन जो कि एक लॉयर थे। सिस्टर लेविनिया जिसे कि विनी भी कहा जाता है। शी स्टडीड इन एमरेस्ट एकेडमी फ्रॉम 1840 to 1847। इन्होंने एमरेस्ट एकेडमी में 1840 से 1847 तक स्टडी की। सी मोस्टली यूज्ड टू बी सिक, ये लगभग बीमार रहा करती थी और इसी समय ये घर भी आ जाया करती थी। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1847 शी जॉइंड माउंट होलयोक फैमिली सेमिनार। इन्होंने 1847 में माउंटेन होलयोक फीमेल सेमिनरी को इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया जो कि साउथ हिडली में एक ईयर के लिए इन्होंने इसे ज्वाइन किया था। इट वॉज नॉन ड्यू टू इट्स रिलीजियस प्रिडिलेक्शन। और जो ये माउंटेन होल एक फीमेल सेमिनारी है, ये रिलीजियन से रिलेटेड जो प्रिडिक्शन होते हैं उसके लिए जाना जाता था ये कॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं। सी अडोप्टेड कंप्लीट लोनलीनेस एट वन टाइम। एक समय में इन्होंने कंप्लीट तरीके से अकेलापन जीना शुरू कर दिया था। एंड डिड नॉट रिसेंबल एनीवन, और किसी से भी नहीं मिलती थी ये। सी यूज्ड टू टॉक सम फ्रेंड्स, ये केवल अपने कुछ ही फ्रेंड्स से बातचीत करती थी थ्रू लेटर के जरिए। अपार्ट फ्रॉम ओनली फैमिली मेम्बर्स, जो इनके फैमिली मेम्बर थे उनको छोड़ करके, जैसे ब्रदर एंड सिस्टर और पेरेंट्स, इनको छोड़ करके जो इनके फ्रेंड्स वगैरह थे उन सभी से ये लेटर्स के जरिए बातचीत करती थी। आगे देखते हैं दोस्तों। इन 1855 को शी वेंट टू वॉशिंगटन डीसी यूएस। ये यूएस के जो वॉशिंगटन है वहाँ पे चली गई थी टू मीट हर फादर, अपने फादर से मिलने के लिए। सी मेट चार्ल्स वर्ड्सवर्थ, और ये वहाँ पर चार्ल्स वर्ड्सवर्थ से मिली। हु इन्फ्लुएंस्ड हर ग्रेटली, जिसे इन्होंने बहुत ही प्रभावित किया। लेटर शी केम बैक हर फादर्स फैमिली होम, बाद में ये अपने जो फादर का जो होम था वहाँ पे वापस आ गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। सी मेड सम फ्रेंड्स इन एमरेस्ट एकेडमी। इन्होंने एमरेस्ट एकेडमी में कुछ फ्रेंड्स बनाए विच बिकेम लाइफ लॉन्ग, जो इनके
लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन गए थे। और उनमें से नाम है सुसैन हंटिंगटन गिलबर्ट, एबिया रूट, एबी वुड, जैन हेम्फेरी। और जो ये सुसैन हंटिंगटन है वो इनकी जो ब्रदर है ऑस्टिन, उसकी वाइफ भी बन गई थी बाद में। तो नेक्स्ट देखते हैं, सुसैन बिकेम द वाइफ ऑफ हर ब्रदर ऑस्टिन। जैसा कि मैंने आप सभी पहले कहा था कि जो ये सुसैन है इनके ब्रदर ऑस्टिन की वाइफ बन गई थी बाद में। शी डेडिकेटेड अबाउट 10 पोएम्स टू सुसैन। और जो एमिली डिकिंसन थी इन्होंने भी अपनी लगभग 10 पोएम्स सुसैन को डेडिकेट करके लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1858 टू 1861 शी रोट हर बेस्ट वर्क। 1858 से 1861 में इन्होंने अपना जो बेस्ट कलेक्शन है, बेस्ट वर्क लिखा था, जिसे द मास्टर लेटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, शी डिड नॉट गिव एनी टाइटल टू एनी ऑफ हर पोएम्स। इन्होंने अपनी पोएम्स में किसी भी एक को टाइटल नहीं दिया था। दैट्स वाई वॉट एवर इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। इसलिए जो कुछ भी इनकी पोएम की जो फर्स्ट लाइन हुआ करती थी, इट इज़ ट्रीटेड एज द टाइटल, उसे ही टाइटल की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे टाइटल मान लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नो वन न्यू दैट शी रोट पोएम्स। कोई भी नहीं जानता था कि एमिली पोएम्स लिखती हैं। ड्यूरिंग हर लाइफ हर पोएम्स वर पब्लिश्ड इन वेरी फ्यू एंड वेरी स्मॉल एरियाज़। एमिली की लाइफ टाइम के दौरान उनकी बहुत ही कम पोएम्स पब्लिश्ड हुई थी, और वो भी बहुत ही स्मॉल एरिया में पब्लिश्ड हुई थी। ऑल हर वर्क वॉज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली। और इनका जो सब सारा वर्क था वो इनकी मौत के बाद पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सी सेंट हर पोएम्स टू थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन। जो ये अपनी पोएम है उन्हें थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन को भेजा करती थी, जो कि एक पोइट्री एडिटर थे, और विच वर इन्फ्लुएंस्ड सो मच हिम, जिनसे जो ये थॉमस वेंटवर्थ थे ये काफ़ी इनके पोएम से प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस्ड हुए। सी वॉज हर मेंटोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये थॉमस डिकिंसन इनके मेंटोर भी रहे एक लॉन्ग टाइम तक। एंड रिफाइंड हर पोइट्री। और इनकी जो पोइट्री है उसे रिफाइंड किया, उसमें बदलाव किए, उसमें बताया कि तुम इस प्रकार से अपनी पोएम को कंटिन्यू करो। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सम पीपुल इन 1877 अ पर्सन नेम्ड ओटिस लॉर्ड वॉज इन हर लाइफ। कुछ लोगों के अनुसार 1877 में एक ओटिस लॉर्ड नाम का व्यक्ति इनकी लाइफ में था, हु वॉज गोइंग टू मैरी विद हर बट डिडंट, जो कि इनसे शादी करने वाला था बट की नहीं। अब रीज़न क्या है वो हमें पता नहीं है, और उसके बारे में भी नॉलेज भी नहीं है, कहीं भी उसका मेंशन नहीं किया गया किसी भी जगह। इन 1870 सी स्टॉप्ड राइटिंग पोइट्री। 1870 में इन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसे लिखना बंद कर दिया। एंड टू केयर ऑफ हर सिक मदर, क्योंकि अपनी मदर की टेक केयर करने लग गई थी, वो बीमार हो गई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने पोइट्री को लिखना बंद कर दिया था। डेथ वॉज मेजर थीम इन हर पोइट्री। डेथ जो है इनकी मेजर थीम थी इनकी पोइट्री में। शी हैड सीन द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स, क्योंकि ये अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की एंड फेवरेट पीपल, और जो अपने फेवरेट पीपल है उनकी शॉर्ट स्पान मतलब कम समय में ही डेथ देख चुकी थी, तो इन्होंने अपनी पोइम्स में डेथ को ही मेन थीम बना लिया था, और उसी को रिप्रेजेंट करके इन्होंने अपनी पोइम्स को क्रिएट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1883 हर नेफ्यू डाइड, देन शी रोट अ पोएम द डाइंग हैज़ बीन टू डे फॉर मी। 1883 में जब इनका नेफ्यू था वो मर गया था, तब इन्होंने उसे डेडिकेट करके एक पोएम लिखी थी, और वो है द डाइंग हैज़ बीन टू डे फॉर मी। ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है दोस्तों, मैंने इसे पढ़ा है और आप भी इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि अच्छी पोएम है।
नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज नॉन एज द वुमेन इन वाइट। एमिली को वाइट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। एज वेन एवर सी वेंट टू आउटसाइड ऑफ द होम, क्योंकि जब कभी एमिली अपने घर से बाहर जाती थी, वैसे तो अक्सर ही कम ही जाया करती थी, लेकिन जब कभी बाहर जाती थी तो ये वाइट क्लॉथ वेयर करती थी। सी ऑलवेज वोर वाइट क्लॉथ्स, ये हमेशा सफ़ेद कपड़े पहन कर ही घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए इन्हें वाइट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। शी रोट मोस्ट ऑफ हर वर्क सीक्रेटली। इन्होंने जो अपना पोएम, ये पोइट्री जो करियर है, जो पोइट्री इन्होंने लिखी है वो इन्होंने सीक्रेटली लिखी है, रहस्यपूर्ण तरीके से लिखी है। किसी को भी पता नहीं था कि एमिली पोएम लिखती है। एंड डिड नॉट शेयर इट विद एनीवन, और किसी के साथ भी इन्होंने अपनी पोएम को शेयर नहीं किया। आगे देखते हैं, इन द 6 ईयर फ्रॉम 1858 टू 1864 से, जो इनके 6 ईयर से 6 साल इन्होंने ये 1858 से 1864 की बात है। शी रोट मोस्ट ऑफ द पोएम्स, इन्होंने अधिकतर जो पोएम इन 6 ईयर्स में इन्होंने कंप्लीट की थी। अबाउट 10 पोएम्स वर पब्लिश्ड इन हर लाइफ टाइम। इनकी अगर पोएम की बात की जाए तो लगभग 10 पोएम ही इनके जो लाइफ टाइम में पब्लिश हो पाई थी, क्योंकि ये किसी को पता नहीं था कि ये पोएम लिखती है, तो पता नहीं था तो किससे पब्लिश करे, तो इनको जो इनकी डेथ हुई उसके बाद इनकी पोएम को पब्लिश किया गया था। और जो ये 10 पोएम इनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी, ये भी एक स्मॉल एरिया में पब्लिश हो पाई थी, तो इनको ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, फेमस नहीं हो पाई थी उस टाइम पे, ये डेथ के बाद फेमस हुई थी। पोएम लाइन्स वर रिटन इन द लेटर्स रिटन बाय हर। जो एमिली के द्वारा जो लिखे गए जो लेटर्स हैं, जो ये अपने फ्रेंड्स को लिखा करती थी, उनमें इन्होंने अपनी जो पोएम की लाइन्स हैं उनको मेंशन किया है, उनका इन्होंने यूज़ किया है अपने लेटर्स में। आफ्टर हर डेथ हर सिस्टर वॉज सरप्राइज टू फाइंड अबाउट 1800 इंडिविजुअल पोएम्स इन हर बेडरूम। इनके डेथ के बाद इनके जो सिस्टर है, विन्नी नाम है उसका, वो इनके बेडरूम में अराउंड 1800 पोएम्स को पाकर, इंडिविजुअल जो पोएम्स हैं उनको बेडरूम में पाकर वो सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि जो इनकी सिस्टर है एमिली वो पोएम लिखा करती है, वो जो कि बहुत बड़ा कलेक्शन था उस टाइम पे, तो वो भी सरप्राइज हो गई थी। सम ऑफ द वर डाइड टाइड अप बाय पोइट, और उनमें से जो पोएम्स है उनमें से जो पोइट एमिली है उसके द्वारा बांध दी गई थी, उसको बाइंडिंग कर दिया गया था। तो जो 1800 पोएम है उनमें से कुछ पोएम्स को एमिली ने रजिस्टर के रूप में एक बाइंडिंग भी कर दिया था उस टाइम पे, और उसका जो नाम था वो था फासिल्स नाम से बाइंडिंग कर दी गई थी उसकी। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1890 हर पर्सनल एक्वेंटेंसेस फर्स्ट कलेक्शन वर पब्लिश्ड बाय थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन एंड मोबाइल लूमिस टोड। जो 1890 में एमिली डिकिंसन का जो फर्स्ट कलेक्शन है वो पब्लिश्ड किया था, और जो पब्लिश्ड किया वो थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन ने और मोबाइल लूमिस टोड ने किया था। बट जो ये मोबाइल है इन्होंने क्या किया, मेड अ लॉट ऑफ एडिटिंग एंड चेंजेस इन इट। इनकी जो पोइट्री है उसमें जो फर्स्ट कलेक्शन है उसमें बहुत सारा चेंजेस कर दिया गया था, उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको भी इन्होंने बेकार कर दिया था, बहुत चेंज कर दिया था। हर वर्क द पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन वॉज पब्लिश्ड बाय थॉमस एच जॉनसन इन 1955 विदाउट एडिटिंग एंड चेंजेस। जो इनका जो वर्क है उसको बाद में जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये थॉमस एच जॉनसन ने इन्होंने पब्लिश किया था 1955 में विदाउट एडिटिंग के और विदाउट चेंजेस के, जिसमें विच कंटेंट अबाउट 1800 पोएम्स, जिसमें लगभग 1800 पोएम थी। और जो ये इन्होंने जो वर्क पब्लिश किया था इसमें जो 1800 पोएम थी उसका नाम था द पोएम्स ऑफ एमिली डिकिंसन, इस नाम से इसे पब्लिश किया गया था 1955 में। नेक्स्ट देखते हैं, सी प्रेज्ड द पोएम्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। एमिली ने
रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स की भी प्रेज़ की, उनकी प्रशंसा की। ये इंटरेस्ट रखती थी पोएम्स को पढ़ने में, लिटरेचर पढ़ने में, तो उनकी भी इन्होंने प्रेज़ की, प्रशंसा की। एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और एलिज़ाबेथ ब्राउनिंग की, एंड जॉन किट्स और जॉन किट्स की भी इन्होंने प्रेज़ किया, उन्होंने प्रशंसा की। नेक्स्ट देखते हैं। She had a great influence in her poetry from 17th century metaphysical poets of England. इंग्लैंड के जो 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोइट थे, उनमें भी इनका एक ग्रेट इन्फ्लुएंस था, वो भी इनकी पोइट्री में प्रभावित थे। इनकी पोइट्री में मेटाफिजिकल जो 17th सेंचुरी के इंग्लैंड के जो पोइट्स थे, उनकी पोइट्री से ये भी काफ़ी प्रभावित थी और खुद भी एक इन्फ्लुएंस थी ये उनसे। नेक्स्ट देखते हैं। एमिलीज यूज़ ऑफ ओपन फॉर्म। एमिली का जो ओपन फॉर्म का यूज़ है, अ फ्री वर्स है एक, तो ये कंपेरेबल है टू हर कंटेम्प्रेरी अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमन। जो वॉल्ट विटमन है, अमेरिकन पोइट है, उनके कंटेम्प्रेरी की बात है, मतलब उनके टाइमिंग में ये जो ओपन फॉर्म है उसका यूज किया था इन्होंने। उनके कंटेम्प्रेरी में, उनकी तुलना में भी इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था उस टाइम पे, ओपन फॉर्म का जो एक फ्री वर्स है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल हर पोएम्स आर क्लोजली रिलेटेड विद नेचर, लव, डेथ, इमोर्टेलिटी, पेन एंड सफरिंग। इनकी जो सभी पोएम्स हैं वो मोस्टली जो रिलेटेड है, उनमें जो मोस्ट थीम है वो है नेचर, लव, डेथ, इमोर्टेलिटी यानी कि अमरत्वत्व, पेन एंड सफरिंग। क्योंकि जो पेन है, डेथ, नेचर, ये इन्होंने देखा, क्योंकि ये ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद करती नहीं थी। ये सिर्फ एक अकेले कमरे में रहकर उसमें कुछ लिखा करती थी और किसी को भी, इनके फैमिली में, इनके फ्रेंड्स में किसी को पता नहीं था कि ये एमिली पोएम्स भी लिखा करती है। नेक्स्ट देखते हैं। मिस एमिली डिकिंसन इज़ आल्सो नोन एज द इनोवेटर फॉर यूजिंग मेट्रिकल एंड राइमी पैटर्न। जो मिस एमिली डिकिंसन है, एमिली डिकिंसन को मेट्रिकल और राइम पैटर्न का जो इनोवेटर के रूप में भी जाना जाता है इन्हें। तो ये तो हो गई इनकी बायोग्राफी देख ली, इनकी लाइफ देख लिया, इनके पेरेंट्स, इनका जो लाइफ था, बायोग्राफी थी, इंट्रोडक्शन था, ये तो एमिली डिकिंसन का हमने अभी देख ही लिया। और जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो अब हम देख लेते हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है, मैंने तो इसे पढ़ लिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोएम है, तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं। और जो ये पोएम है 1891 को पब्लिश हुई थी। सेकंड देख लेते हैं। सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, ये भी एक बहुत अच्छी पोएम है, जो कि 27 अप्रैल एंड 1864 को पब्लिश हुई थी। आई एम नोबडी हु आर यू, पब्लिश हुई थी ये 1891 को, अच्छी पोएम है। और ये इनका जो बेस्ट कलेक्शन है उनमें से ये बेस्ट वर्क है इनका, एमिली का, जो अभी आपके सामने इनका पब्लिश भी दे रखा है, कौन सी ईयर में पब्लिश ये हुई थी। देयर इज़ अ पेन सो अटर, ये पब्लिश हुई थी 1929 को। ये सब सारी पोएम्स हैं इनके, जो इनके बेस्ट कलेक्शन है उनमें से ये सारी पोएम्स हैं। आप भी इन्हें पढ़ सकते हैं एक बार, मैंने तो देख ले। और ये काफ़ी डीप स्टडी करने के बाद आज ये 100% एमिली डिकिंसन की बायोग्राफी और उनका जो वर्क है ये आज आपके सामने प्रेजेंट किया मैंने। तो ये हो गई दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।